Hello students, welcome to Gautam IS Academy online classes. This is our fourth lecture of lecture series Science and Technology, and today's topic is types of satellites. Before started before starting this topic, we have to complete our previous lecture, that is types of launch vehicle. We have left two topics left, uh, GSLV Mark III and RSLV. So first we will complete this previous lecture, then we will continue this lecture. So let's start our next lecture. Types of launch vehicles. ओके, तो देखिए, जैसा आप लोग ने देखा कि हम पढ़ रहे थे GSLV Mark III के बारे में। अब GSLV Mark III जो है, ये GSLV Mark I Mark II से बिल्कुल डिफरेंट रॉकेट है। कैसे? मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, हमने क्या देखा था GSLV Mark I Mark II में, उसमें 3 स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज, फिर ऐसे सेकंड स्टेज होता था और उसके बाद थर्ड स्टेज होता था। इसमें भी 3 स्टेज हैं, बट इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है कि GSLV Mark III जो है, उसके बूस्टर्स ही इसका फर्स्ट स्टेज है, फिर ये लिक्विड इंजन इसका सेकंड स्टेज है, और फिर ये क्रायोजेनिक इंजन इसका थर्ड स्टेज है। GSLV Mark III में भी थर्ड 3 स्टेज हैं, बट इसमें इसके बूस्टर्स सेपरेटली इसका फर्स्ट स्टेज है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। अब देखो, GSLV Mark III इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों का रॉकेट है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जिसका जो पहला स्टेज है वो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है, दूसरा स्टेज जो है इसका वो लिक्विड इंजन है, और तीसरा स्टेज जो है इसका क्रायोजेनिक इंजन है। अब ये जो GSLV Mark III है, ये लगभग 4 टन का वजन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक लेकर जा सकती है, और 10 टन का वजन लियो ऑर्बिट तक लेकर जा सकती है। और इसकी जो क्षमता है वो GSLV Mark II से लगभग 2 गुना है। अगर आप अंडरलाइन करना चाहें, 10 टन का वजन जो कि Mark II की क्षमता से लगभग 2 गुना है। अब देखिए, स्ट्रैप-ऑन मोटर जो है इसके, उसका नाम है S200। अगर आपने नाम पढ़ा पहले जो हमने जो PSLV जो हम लॉन्च कर रहे थे, उसमें नाम क्या था? उसमें बेस वेरिएंट का S6 था, और जो एक्सेल था उसके वेरिएंट का S9 था, लेकिन यहाँ पे S200 नाम है। क्यों? क्योंकि ये लगभग 205 टन का है, इसलिए हमने इसका नाम S200 रखा है। वहां S6 था क्योंकि वो 6 टन का था, S9 था क्योंकि वो 9 टन का था। ये S200 है क्योंकि ये लगभग 205 टन का है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो GSLV Mark III है, इसको हम LVM-3 भी बुलाते हैं। अब इसकी जो पहली उड़ान हुई थी वो हुई थी 18 दिसंबर 2014 को श्रीहरिकोटा से, जो कि एक वायुमंडलीय मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए किया गया था। अब देखिए, GSLV 3 की प्रथम विकासात्मक उड़ान जो थी वो 5 जून 2017 को की गई थी। कहां से? श्रीहरिकोटा। जो कि किसने लॉन्च, जो कि क्या कर गया था? GSAT-19। देखिए, एक लॉन्च हुई अपनी 18 दिसंबर 2014 को। ये कैसी थी? परीक्षणात्मक उड़ान थी। कैसी थी? परीक्षणात्मक उड़ान, जिसने क्या किया? एक मॉड्यूल का टेस्ट किया था। उसके बाद जो इसकी जो सफल उड़ान थी, पहली डेवलप्ड जो उड़ान थी, वो हुई 5 जून 2017 को, जो कि GSAT-19 लेकर गया। अगर आपने नाम सुना हो GSAT-19, GSAT-11, GSAT-29, ये 3 आपने नाम सुन रखे होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो अभी आगे आएंगे।
तो देखिए GSAT-19 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि GSLV पहली बार जब GSLV में जब पहली बार उड़ान भरी तो वो GSAT-19 सैटेलाइट को स्पेस में लेकर गया था। उसके बाद GSAT-11 भारत का सबसे हैवी सैटेलाइट था। और GSAT-29 भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे हैवी सैटेलाइट था। ठीक है, उसके बाद GSLV मार्क 3 की जो दूसरी उड़ान थी वो 14 नवंबर 2018 को हुई। ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई थी और GSAT-29 को सफलतापूर्वक प्रमोशन किया। अब देखिए, अभी मैंने आपको GSAT-29 के बारे में बताया। पहली उड़ान में GSAT-19 को लेके गया GSLV मार्क 3, दूसरी उड़ान में GSAT-29 को। और ये GSAT-29 भारत का सबसे हैवी सैटेलाइट है जो भारत की धरती से लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद GSLV मार्क 3 M1 जिसका नाम बाहुबली भी है की मदद से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। कब? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 M1 की हेल्प से लॉन्च किया गया, जिसका नाम बाहुबली भी रखा गया है। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 1 जो अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था वो PSLV एक्सेल की मदद से लॉन्च किया गया था और वो PSLV एक्सेल की फर्स्ट फ्लाइट थी। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं। फंक्शन मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिस कैटेगरी में आता है भारत का सबसे हैवी हो सकता है, पर अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो अभी ये मीडियम लिफ्ट कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में और भी बहुत सारे रॉकेट इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी। कॉस्ट कितना आता है एक लॉन्च करने का? 367 करोड़। वहीं PSLV का 150 से 200 करोड़ आता था। ठीक है, अब देखिए साइज, हाइट कितना है? 43.4 मीटर इसकी हाइट है, डायमीटर 4 मीटर है। PSLV की 44 मीटर की हाइट थी और 2.8 मीटर का डायमीटर था। ठीक है, स्टेज कितने हैं? 3। लियो में लो अर्थ ऑर्बिट में कितना वेट ले जा सकता है? 10,000 किलो। और GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना वेट ले जा सकता है? 4000 kg तक। ठीक है, अब एसोसिएटेड रॉकेट्स, मतलब इसके साथ और कौन से रॉकेट एसोसिएटेड? जितने भी GSLV मार्क 1 मार्क 2 ये सब इसी से एसोसिएटेड है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि इसके कंपैरिजन में कौन से रॉकेट है। तो देखिए अंगारा, एरियन 5, फाल्कन 9 किसका है? स्पेसएक्स का। लॉन्ग मार्च 3 भी। लॉन्ग मार्च 7 किसका है? चाइना का। लॉन्ग मार्च 7 जो रॉकेट है, अभी आपने लेटेस्ट करंट अफेयर फॉलो किया हो तो लॉन्ग मार्च 7 अभी क्रैश कर गया था, चाइना का, लॉन्च नहीं हो पाया। तो GSLV मार्क 3 की अभी तक जितनी भी उड़ानें हैं वो सक्सेसफुल रही हैं। GSLV मार्क 3 बोल रहा हूं मैं, GSLV मार्क 1 मार्क 2 नहीं। GSLV मार्क 3 की सारी उड़ानें सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो आप इंटरनेशनली और रॉकेट देखेंगे उसमें अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं प्रेजेंट है हमारे पास। अभी तक टोटल लॉन्चेस कितनी हुई हैं? 4 सक्सेसफुल लॉन्चेस, 4। फर्स्ट फ्लाइट कब हुई थी? 18 दिसंबर 2014 को GSAT-19 सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लेकर गया GSLV मार्क 3। अब देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है इसका। फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताया था इसके S200 बूस्टर्स, यानी GSLV का जो आपने डायग्राम देखा उसके आजू बाजू जो 2 बूस्टर्स लगे हो वही इसका फर्स्ट स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज S200 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका वेट लगभग 200 टन है, इसलिए। अब क्योंकि सॉलिड फ्यूल्ड है। अच्छा, GSLV के मार्क 1 मार्क 2 में जो बूस्टर्स थे वो लिक्विड फ्यूल्ड थे, लेकिन GSLV मार्क 3 के जो बूस्टर्स हैं वो सॉलिड फ्यूल्ड है। और जहां भी सॉलिड फ्यूल्ड आता है वहां HTPB आता है। क्या आता है? HTPB फ्यूल का नाम। ठीक है, सेकेंड स्टेज का है L110। इंजन का नाम विकास इंजन। जहां पे भी लिक्विड इंजन का नाम आता है आप तुरंत पकड़ लीजिए कि वो विकास इंजन है, क्योंकि इंडिया ने जो लिक्विड इंजन विकसित किया उसका नाम विकास इंजन है। अब देखिए
जो सेकेंड स्टेज है इसमें 2 इंजन प्रेजेंट है और दोनों लिक्विड इंजन है और दोनों ही का नाम विकास इंजन है। ठीक है, अब जब लिक्विड फ्यूल आता है तो उसमें मोस्टली यूडीएमएच प्लस N2O4 फ्यूल का ही यूज होगा। आपके काम का जो रहता है इंजन का नाम, इंजन का स्टेज, फ्यूल कौन सा है, बस इससे ज्यादा आपके काम का नहीं रहता है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा लगता है, पर काम का सिर्फ आपके लिए ये रहता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बताता हूं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज। अब देखिए जीएसएलवी मार्क 1 अगर आपको याद हो तो वो था सीई 7.5, उसका जो थर्ड स्टेज था उसमें सीई 7.5 क्रायोजेनिक इंजन 7.5 जो कि रशिया के द्वारा दिया गया था, हमारे द्वारा डेवलप नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम जीएसएलवी मार्क 3 में आ जाए तो वो हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन है और उसका नाम है C25। तो जीएसएलवी मार्क 3 की थर्ड स्टेज एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसका नाम है C25 और ये एक ही इंजन है। और क्रायोजेनिक इंजन की अगर बात होती है तो उसमें फ्यूल आएगा लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू H2O प्लस हीट एंड लाइट। क्लीन फ्यूल, मोस्ट सबसे अच्छा फ्यूल अभी तक जो हमारे पास प्रेजेंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और बहुत क्लीन बर्निंग भी करता है। अब देखिए यहां पे हमको जीएसएलवी मार्क 3 की सारी लॉन्चेस देखने को मिलेंगी। तो देखिए फ्लाइट नंबर, तो देखिए एक्स 18 दिसंबर 2014 को, ठीक है, ये कौन सी है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च थी 18 दिसंबर 2014 की। उसके बाद जो इसकी बिजनेस लॉन्च हुआ है, यानी जो विकासात्मक उड़ान हुई है, वो ये 5 जून 2017 को सैटेलाइट लेके गया जीसैट 19, सक्सेसफुल रहा। फिर दूसरी उड़ान 14 नवंबर 2018 को, और इस बार कौन सैटेलाइट लेके गया जीसैट 29, जो भारत के द्वारा लॉन्च की गई सबसे हैवी सैटेलाइट है भारत की धरती से। उसके बाद देखिए अब फ्यूचर लॉन्चेस इसमें और कौन कौन से लॉन्च इसके प्लान्ड हैं जो आगे हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इनसेट जो कि सेकेंड लॉन्च पैड से होगा। फिर उसके बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जैसे आपने ना वो गगनयान नाम सुना होगा, तो गगनयान इससे लॉन्च करने की तैयारी हो सकती है। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, यानी हम अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी इससे लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हैं जो कि इससे की जा सकती है। अब ये देखिए जीएसएलवी मार्क 3 को एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन, इससे यूपीएससी एमपीपीएससी में इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो देखिए ये है हमारी फर्स्ट स्टेज S200, ये है हमारी सेकेंड स्टेज L110 जो कि लिक्विड है, लिक्विड, और ये कैसी है, सॉलिड। फर्स्ट स्टेज कैसी है, सॉलिड। यहां स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स ही फर्स्ट स्टेज हैं। उसके बाद C25 क्रायोजेनिक इंजन, और ये हो गया हमारा कैरियर कैप्सूल जहां जिसके अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट है, या जो भी पेलोड है वो इसके अंदर है। ये देखिए अब आ गया हमारा बाहुबली, इसरो का बाहुबली। डायमीटर 4 मीटर, हाइट 43.4 मीटर, जीएसएलवी मार्क 3 3 स्टेज का है, जीटीओ में पेलोड कैपेसिटी 4000 और लियो में 10,000 है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। दो सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, एक कोर लिक्विड बूस्टर है और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। ये देखिए अब इसके कंपैरिजन में हमारे पास कौन कौन से रॉकेट हैं। जीएसएलवी मार्क 3 देखिए कहां खड़ा है, अगर हम देखें तो देखिए जीएसएलवी मार्क 3 8000 kg,
फाल्कन 9 22,800 kg, फाल्कन हैवी 63,800 kg, एरियन 5 21,000 kg, डेल्टा वी हैवी 28,790 kg। तो ये कुछ रॉकेट्स हैं जो कि बहुत पहले डेवलप किए जा चुके हैं। ये सब के सब रॉकेट लगभग नासा या रशिया के हैं। वैसे तो ये सारे के सारे नासा के हैं। तो ये जितने भी रॉकेट्स हैं आज के डेट में ये एक्टिव नहीं है। आज के डेट में नासा खुद के रॉकेट डेवलप नहीं करता है। अगर आप लोग ने अभी ध्यान दिया हो तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है और प्राइवेट कंपनियों को ऑफर दिया है कि वो अपने खुद के हमारे लॉन्च पैड्स यूज कर सकते हैं। इसरो उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। लेबर कॉस्ट कम होने के कारण, लेबर कॉस्ट इन द सेंस ये नहीं होता कि रोड में गड्ढा खोदने वाले मजदूर नहीं, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है। हमारे यहाँ साइंटिस्ट हमारे देश के बाहर जाते हैं क्योंकि उनको भारत में पेमेंट कम है, सैलरी कम है, कंपटीशन ज्यादा है। कितने सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और इंडियन माइंड भी बहुत शार्प होता है। तो इसलिए भारत में लेबर कॉस्ट बहुत कम होने के कारण यहाँ बहुत सस्ते लॉन्च व्हीकल डेवलप किए जाते हैं, जिससे सैटेलाइट लॉन्चेस बहुत सस्ती हो जाएंगी और भारत को एक फॉरेन रिजर्व का सोर्स मिल जाएगा। हमारा इसरो ही अकेला इतना फॉरेन रिजर्व जनरेट कर पाता है कि वो अपने आप प्रॉफिट में आ जाता है। अब इसके बाद आते हैं RLV-TD। अब देखो, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मतलब अभी ये टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि है क्या। अभी हमने इसको यूज करना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इसके कुछ टेस्ट किए हैं। ये भविष्य में ह्यूमन को स्पेस में ले जाने में बहुत हेल्प करेगा, और स्पेस में ले जाने के साथ साथ अगर हमारे पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रेजेंट होंगे तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी भारत के रॉकेट बहुत सस्ते होते हैं, आप देख रहे होंगे 130 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़ में तो हम GSLV Mark 3 लॉन्च कर देते हैं। 130 150 से 200 करोड़ में तो हम PSLV लॉन्च कर देते हैं। तो हमारे यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए हमने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करें। अगर अभी आपने ध्यान दिया हो कि फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स का रॉकेट है, स्पेस एक्स ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है रीयूजेबल रॉकेट की। अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करके एक बार देखिएगा स्पेस एक्स, ये देखिए, ये है हमारा RLV-TD। ये जो है, ये है ऊपर का पार्ट, ये है शटल, ये शटल है, और ये बूस्टर है। ये एक तरीके का रॉकेट लगा हुआ है पीछे। दो पार्ट है इसके, एक पार्ट ये है जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद ये शटल है, यान। आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का, इसके पीछे यहां पे रॉकेट लग जाता है, जो रॉकेट मैं भी आप लोगों को बता रहा था। और ये रॉकेट अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जा रहा है यूज, इसका साइज फिर और बढ़ाया जाएगा। ये देखिए, इस बूस्टर का नाम क्या है, HS9 बूस्टर। क्या नाम है, HS9 बूस्टर। और अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन के कारण कितना बड़ा है, 17 मीटर। ये देखिए, ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटर यान है, या जिसको हम बोलेंगे कि कैप्सूल है जो हमारा, उसकी कुछ पार्ट दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहें तो इसका। ये देखिए कुछ इस तरीके से फंक्शन करेगा। ये है हमारा रॉकेट लॉन्च होने के कगार पे, यहां से लॉन्चिंग होती है, ये लॉन्च हो रही। अब रॉकेट एक बार थ्रस्ट प्रोड्यूस कर दिया और एटमॉस्फेयर में ले गया, उसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो रॉकेट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F इज इक्वल्स टू होता है ma। अगर m ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो a कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो उतना ही प्रोड्यूस होगा दोनों को मिला के। तो इसलिए हम मास कम कर देते हैं ताकि एक्सेलरेशन हमारे पास बढ़ जाए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma का ध्यान रखिएगा जब भी बोला जाए कि ये स्टेज क्यों कम होते हैं, रॉकेट के स्टेज बाय स्टेज क्यों गिरते जाते हैं।
F इज इक्वल टू एम ए कारण। क्यों? क्योंकि पावर तो जनरेट उतना ही हो रहा है, फोर्स तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर मास कम नहीं करेंगे तो फोर्स मास को बैलेंस करने में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद HS9 अलग हो गया। अब ये है हमारा फर्स्ट फेज। ये ऐसे रॉकेट स्पेस में, अभी ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये स्पेस के लिए नहीं किया गया, ये सिर्फ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया है। तो ये इस टाइप से जाएगा और ऐसे समुद्र में आके लैंड हो जाएगा, जिसको हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें देख रहे हो ये हाइपरसोनिक रिजीम, यहां इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये एक स्टेज को पार कर जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। आपने नाम सुना होगा हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो ये साउंड की स्पीड से कंपैरिजन होता है। ये देखिए यहां पे भी एक सेम वाई डायग्राम है, किस तरीके से लॉन्च होगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये पूर्ण रूप से पुनः उपयोगी रॉकेट है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसमें सिर्फ हमें इतना ही जानना है, भविष्य में इसका उपयोग क्या किया जाएगा, या तो सैटेलाइट लॉन्च करके और दोबारा रॉकेट को यूज कर सकें इसके लिए किया जाएगा, और ह्यूमन को स्पेस में भेजने के लिए किया जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि हमारी कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छी होगी, हमारे रॉकेट सस्ते हो जाएंगे, हमारे लिए लॉन्च आसान हो जाएंगे, हमें बार बार नए रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी ना कि एक बार बाइक से चले गए तो बाइक वहां छोड़ के आ जाते हैं, हम बार बार उसी बाइक को यूज करते रहते हैं जब तक वो खराब नहीं हो जाती। तो ऐसे ही हमें लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं। अभी क्या होता है, हमारे रॉकेट स्पेस में जाते हैं और एक बार जो रॉकेट स्पेस में चला गया उसको तो हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये सिस्टम बदलना है। अब देखिए उद्देश्य क्या है, पंखयुक्त वस्तु का अधिवनिक एरो उष्मागत चित्रीकरण, समेकित उड़ान प्रबंधन, तापीय सुरक्षा प्रणाली मूल्यांकन। अब देखिए इसका जो पहला जो सफलतापूर्वक उड़ान का जो टेस्ट किया गया था वो कब किया गया था? 23 मई 2016 को। और इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है? RLV-TD was successfully flight tested on 23rd May 2016 from SDSC SHAR Sriharikota validation the critical technologies such as, इसने बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट किया, ये इसका अचीवमेंट है। और वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी है? ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी खुद से नेविगेट हो सकना, खुद से डायरेक्शन, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है उसमें, एक तरीके का ड्रोन है। गाइडेंस एंड कंट्रोल, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन। रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि एक बार एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के बाद जब हम दोबारा एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, जिसके कारण इंजन बर्न हो जाते हैं, फ्लाइट बर्न हो जाती हैं। तो वो बर्न ना हो, तो वो हीट उतनी ज्यादा वो झेल सके, इसलिए थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और री एंट्री मिशन का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। तो ये इसके अचीवमेंट हो गए। क्या क्या अचीवमेंट हो गए? ऑटोनोमस नेविगेशन, गाइडेंस कंट्रोल, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन और री एंट्री मिशन। ठीक है, अब देखिए स्क्रैमजेट इंजन, ये भी हमारा एक फ्यूचर टारगेट है। इसका जो फर्स्ट टेस्ट किया गया था वो 28 अगस्त 2016 को सफलतापूर्वक लिया गया था। और ये क्या करता है, ये स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक गति देने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? जैसे हाइपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक क्या होता है इसमें? जैसे कोई, और ये है इंजन है, ये मान लीजिए हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। ये जो स्क्रैमजेट इंजन होता है ये जीरो से स्टार्ट कभी नहीं होता, इसके लिए पहले से स्पीड चाहिए होती है। जैसे अगर कोई 300 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है या हाइपरसोनिक स्पीड में चल रहा है तो उसको सुपरसोनिक स्पीड में ले जा सकते हैं, किसकी हेल्प से? स्क्रैमजेट इंजन की। पर अगर आप ये सोचेंगे जीरो की स्पीड में है और उसको आप सुपरसोनिक स्पीड में स्क्रैमजेट इंजन की हेल्प से ले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। इस स्क्रैमजेट इंजन का यूज हम किस में कर रहे हैं? हमारे RSLV TD में भी कर रहे हैं।
तो चलिए यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। और जैसा मैं अभी तक के लेक्चर में देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं नीचे। मतलब हो सकता है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट ना कर रहे हो, पर अगर आप लोग कोई भी डाउट आ रहा है ना तो आप लोग कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका कुछ सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। पर अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है। चलिए, तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। सबसे पहली चीज देखिए कि सैटेलाइट होती क्या है। बहुत से लोगों को आप में से पता होगा कि सैटेलाइट क्या होती है, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि सैटेलाइट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए इसमें भी दो टाइप होते हैं। देखिए प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे देखें, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ सन का सैटेलाइट नहीं हो जाती। सैटेलाइट की डेफिनेशन किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करना ही होता है। तो देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो नेचुरली किसी प्लेनेट के पास प्रेजेंट हो, जैसे हमारे पास हमारा खुद का मून है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी जो ह्यूमन मेड हो या ह्यूमन के द्वारा भेजा गया हो, जो हमारे कुछ यूज आने वाला हो। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में देखिए एक जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के कारण क्रिएट हो सकता है। मतलब अगर हम सैटेलाइट का डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक हम कह सकते हैं कि लियो में प्रेजेंट होने वाली ऑर्बिट्स, एक हम कह सकते हैं कि लियो में प्रेजेंट होने वाली ऑर्बिट सैटेलाइट्स, तो इसको हम बोल देंगे लियो सैटेलाइट्स। एक को बोल सकते हैं हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट सैटेलाइट, तो हम उनको मियो सैटेलाइट्स बोल सकते हैं। और एक हो सकती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट सैटेलाइट, तो हम इसको बोल सकते हैं जियो सैटेलाइट। लेकिन देखिए जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर ये ऑर्बिट बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा। हमें सैटेलाइट के फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन करना है। तो देखिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिकली जियो ऑर्बिट्स के सैटेलाइट का और लियो ऑर्बिट के सैटेलाइट का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मोस्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट्स होती हैं। किसकी सैटेलाइट्स होती हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट्स होती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। देखिए अब इसमें क्या डिफरेंस है कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, आगे बहुत कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, पर मैं आपको इस डायग्राम में कुछ समझा। देखिए सबसे पहली चीज ये होते हैं सोलर पैनल। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये बहुत बड़ी होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहाँ होती है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होने के कारण ये काफी बड़ी सैटेलाइट होती है। ये इनके एंटीनाज हैं। इनका जो मेन पार्ट होता है वो इसके ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। आपने के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर, सी बैंड ट्रांसपॉन्डर, इनका अगर नाम सुना हो तो इसमें ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। ये इसका सोलर पैनल है, यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। ये एंटीनाज हैं इसके, लॉन्ग रेंज एंटीना, शॉर्ट रेंज एंटीना, मिड रेंज एंटीना, अलग अलग टाइप के एंटीनाज होते हैं। तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है, इसीलिए ये हमेशा एक फिक्स्ड पाथ में हमको दिखते हैं या किसी फिक्स्ड एंगल में हमको दिखते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन, संचार। अब देखिए इसमें जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह है वो है इनसेट प्रणाली, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। आपने इनसेट सैटेलाइट का नाम सुना होगा। इनसेट 1A 1982 नासा की मदद से लॉन्च किया गया था, जो कि फेल हो गया था। हमारा फर्स्ट बिजनेस सैटेलाइट था। कौन सा? इनसेट 1A नासा की हेल्प से कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था 1982 में, जो कि फेल हो गया था। जो हमारा फर्स्ट
बिजनेस सैटेलाइट था। वो कैसा सैटेलाइट था? वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, संचार सैटेलाइट था। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट और संचार सैटेलाइट से हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार सैटेलाइट से ये है, संचार उपग्रह से ये है कि जिनका उपयोग संचार के लिए किया जाए। अब ये तो बहुत आसान हो गया कि संचार के लिए किया जाए, ये कौन सी बात होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है। तो संचार का मतलब ये है कि टीवी की ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट कॉल, रेडियो, इन सब का जो यूज होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से किया जाता है। अब देखिए, अगर हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो हमें बहुत बड़े एरिया में टीवी चलानी है, बहुत बड़े एरिया में नेटवर्क चलाना है। अब अगर बहुत बड़े एरिया में नेटवर्क चलाना है हमें, तो ऐसी सैटेलाइट चाहिए जो अर्थ का बहुत बड़ा एरिया कवर करती हो। तो अगर आपको पिछले लेक्चर्स का ध्यान हो, एक सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो अर्थ का 40% एरिया कवर कर सकती है। कितना? 40% एरिया कवर कर सकती है। तो अगर वो अर्थ का 40% एरिया कवर कर सकती है तो 3 सैटेलाइट में तो पूरी अर्थ कवर हो जाएगी। इसीलिए हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट कॉल करने के लिए और रेडियो सिग्नल्स वगैरह के लिए किसका यूज करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। अब देखिए, हमारी इनसेट 1A तो अनसक्सेसफुल रही थी, फिर हमने 1983 में इनसेट 1B भेजा जो कि हमारा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने इनसेट की बहुत सारी सीरीज चलाई, जैसे इनसेट 3A, इनसेट 3C, इनसेट 3E, इनसेट 4A। उसके बाद हमने इनसेट की जगह जीसेट लॉन्च करना शुरू कर दिया, जैसे कि आप लोग ने नाम सुना है जीसेट 19, जिससे जो GSLV Mark 3 से सबसे पहली बार लॉन्च की गई, जीसेट 29, जीसेट 11, जीसेट 12, ये सब की सब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रेजेंट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब इसमें अब मैंने आपको जैसे ट्रांसपॉन्डर्स के बारे में बताया था, जो कि प्रेषानुकर। अगर आप ट्रांसपॉन्डर को हिंदू में कहेंगे तो प्रेषानुकर। क्या? प्रेषानुकर, ट्रांसपॉन्डर्स या प्रेषानुकर। ट्रांसपॉन्डर्स का बेसिक काम क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देना, यानी अर्थ से जो सिग्नल गए हैं उनको रिसीव करना। यहां से जो सिग्नल गए हैं वो लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वहां पहुंचते पहुंचते उन सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करना वापस। ये ट्रांसपॉन्डर्स का काम होता है। आप ट्रांसपॉन्डर्स का आप KU बैंड बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं, 195 बोल सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। अब देखिए, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? दूरसंचार प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली, दूरदर्शन प्रसारण उपग्रह, समाचार संग्रहण, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम का पूर्वानुमान। देखिए, मौसम का पूर्वानुमान का सैटेलाइट के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारी लियो ऑर्बिट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपदा की चेतावनी, कुछ टाइप के सैटेलाइट्स, और बचाव कार्यों में सेवाएं। बचाव कार्यों में सेवाएं कैसे? क्योंकि अगर कहीं पे बचाव कार्य करना है, यानी वहां पे कोई आपदा आई हुई है, और जब कहीं आपदा आती है तो आपने देखा होगा इंटरनेट बंद हो जाता है, टावर नहीं रहता, नेटवर्क नहीं रहता, उस टाइम पे हमें सैटेलाइट कॉल्स की जरूरत पड़ती है, ताकि किसी हमें टावर की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट कॉल कर सकें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। ये इस टाइप से यहां से ग्राउंड से सिग्नल जाता है, रिसीव होता है, फिर द सैटेलाइट एम्पलीफाइज द इनकमिंग सिग्नल्स एंड चेंज द फ्रीक्वेंसी। अब यहां से लो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये इसको चेंज कर देगा और वापस दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और यहां कोई व्यक्ति है जिसको यहां कांटेक्ट करना है, तो मोबाइल के थ्रू तो टावर्स लगे होते हैं, ऐसे टावर्स लगे होते हैं जो टावर्स से हो जाता है। पर अगर टावर्स काम नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहां से कोई डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन नहीं हो सकता, तो उसके लिए यूज होता है सैटेलाइट का। तो यहाँ कोई सैटेलाइट प्रेजेंट है, यहाँ से एक आदमी कॉल सिग्नल भेजेगा जो यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से सिग्नल आएगा जो ये मोबाइल से रिसीव हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से यूज होता है। आर्मी वगैरह में इनका बहुत यूज होता है, आपने सुना हो टैंगो चार्ली हेलो हेलो करते रहते हैं वो लोग। तो वो
देखने में मजाक लगता है पर एक्चुअल में वो सैटेलाइट कॉल ही है, वो जो पीछे उन लोगों के बैकपैक टंगा होता है रिसीवर टाइप का। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाइड कवरेज। सबसे पहली चीज, आप पूरे भारत में आप देखिए दूरदर्शन चल रहा है बिना बफरिंग के चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि टीवी में न्यूज चल रही है, आज तक चल रहा है, डिबेट हो रही है और डिबेट में बफरिंग होने लगे, कभी नहीं होगा। जबकि कितना दूर है सैटेलाइट, तो ये इसका एडवांटेज है। क्योंकि सैटेलाइट से होने के कारण क्या होता है, इसमें कोई भी बीच में ट्रैफिक नहीं आता। फिर सुटेबल फॉर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, तो दोनों टाइप के सिग्नल्स के लिए सुटेबल है, चाहे वो डिजिटल सिग्नल हो चाहे एनालॉग सिग्नल हो। हाई क्वालिटी, अब देखिए क्वालिटी कितनी हाई होती है। रेजोल्यूशन, आप अगर मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं है तो रेजोल्यूशन गिर जाता है, 144 में चलने लगेगा, 360 में चलने लगेगा। लेकिन अगर आपने पैक फुल एचडी का लिया है टीवी में तो बिना बफरिंग के फुल एचडी में चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, अगर आपने घर में देखा होगा कि कोई भी मैकेनिक आता है, वो जो छतरी होती है उसको लगाता है, बस मोबाइल से नेटवर्क मेजर करेगा कि किस डायरेक्शन में है और बहुत आसानी से सिग्नल सेट कर देगा। क्यों? क्योंकि या तो जियो स्टेशनरी में है या जियो सिंक्रोनस में, तो डायरेक्शन फिक्स होती है। डायरेक्शन फिक्स होती है इसलिए इनका सिग्नल्स कैच करना बहुत आसान होता है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्रेजेंट होती हैं उनका सिग्नल क्लैश, उनके सिग्नल्स को कैच करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज नहीं करती, वो एक पोजीशन पे फिक्स हो जाती हैं। अर्थ के साथ रोटेट करती हैं इसलिए वो अपनी एक पोजीशन में फिक्स हो जाती हैं हमारे लिए, इसलिए उनको बहुत आसानी से कैच किया जा सकता है। क्विक प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, बहुत जल्दी सर्विस मिलती है। मोबाइल एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए ये हमारे कुछ लॉन्चेस हैं। अभी लेटेस्ट जो है हमारे पास G-SAT 30, G-SAT 31, G-SAT 7 है, ये बहुत सारे हैं। आप इन सब का अगर पीडीएफ अगर आप लोग को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसरो की साइट में भी जाके इसको लिस्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए G-SAT 19 जून 5 2017 को, कैसा कम्युनिकेशन सारे के सारे आपको कम्युनिकेशन ही सैटेलाइट मिलेंगे और सबके सब किस ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ये देखिए सबके सब कम्युनिकेशन G-SAT 2। फिर आते हैं हमारे INSAT 3A, कल्पना 1। अब देखिए INSAT 3A जो है वो क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन तीनों का है। यहाँ देखिए अभी तक हमारे पास जितने G-SAT आए सबके सब किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन INSAT किसके लिए, क्लाइमेट, एनवायरमेंट और कम्युनिकेशन के लिए। कल्पना 1 भी किसके लिए, क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए। INSAT 3C ये भी क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए। INSAT 2A, INSAT 1A जो कि एक फेलियर था। तो ये देखिए हमने सारे लॉन्चेस देखे। अब देखिए इनमें से बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है, जैसे INSAT 1A, INSAT 1B, INSAT 3A, G-SAT 19, G-SAT 1, G-SAT 29, G-SAT 11, यही कुछ काम के हैं। बाकी सारे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक डेटा प्रोवाइड रहे आपके पास हमेशा, इसलिए दिया जा रहा है। अब देखिए भू प्रेक्षण उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब देखिए अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाली सैटेलाइट। अब अगर अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना है तो ऑब्जर्वेशन पास से होता है पास से। तो हमारे सैटेलाइट जो अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो वो हमारे पास होंगे तो वो कौन से ऑर्बिट में होंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में होंगे। तो इसलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। और पहला हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं, उसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो पहला हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन था, IRS-1A। कब लॉन्च हुआ, 1988 में। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम सुदूर संवेदन उपग्रह, यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिमोट इन द सेंस कि जो भी हमारे कंट्रोल सेंटर है उनकी मदद से। तो या तो आप इनको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोल दो, या सुदूर संवेदन उपग्रह बोल दो, या लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह भी बोल सकते हो, पर करेक्ट नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है।
अब देखिए, हमारे जो सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था वो कौन था? IRS-1A 1988। उसके बाद रिसोर्स सेट है हमारे पास, जो कि भारत में प्रेजेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेटल कहाँ पे है, कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे यूरेनियम है, उनको पता लगाने के लिए। फिर कार्टोसेट 1। कार्टोसेट का अगर नाम सुना हो कि अभी एक कार्टोसेट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसने होलकर स्टेडियम की फोटो खींच के भेजी थी। दैनिक भास्कर में उसका काफी अच्छा फोटो भी आया था। तो इनका काम क्या है? जैसा कार्टोसेट से आपको समझ में, होलकर स्टेडियम की फोटो खींच के भेज रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी फोटो ले रहे हैं, मैप तैयार कर रहे हैं। यानी मैप तैयार करने वाली सैटेलाइट्स या जो भी रिसोर्सेस के बारे में पता करने वाली सैटेलाइट हैं, ये सब कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में। INSAT-3A और भी बहुत सारी हैं। देश में तथा वैश्विक उपयोग हेतु विभिन्न प्रयोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विविध स्थानिक स्पेक्ट्रमों तथा कालिक विभेदनों में आवश्यक आंकड़ा प्रदान करने हेतु विभिन्न उपकरणों को इन उपग्रहों द्वारा भेजा गया है। देखो, जो भी हमें डेटा चाहिए वो सब, मान लीजिए कि हमारी आर्मी कहाँ पे, हमारे ट्रूप्स कहाँ पे, हमारे बॉर्डर पे किसी प्रकार का कोई कब्जा तो नहीं हो रहा, तो ये सब हमको किन सैटेलाइट, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो कि चाइनीज आर्मी वो वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो ये सब हमको कैसे पता चलता है? हम सैटेलाइट से उनकी मूवमेंट्स देखते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर्ड है कि नहीं। तो ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हेल्प से, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ही कैमरा लेकर जा सकती हैं, बहुत सारे इंफ्रारेड सेंसर्स लेके जा सकती है, जिनका यूज हम ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं। इनका यूज हम ग्रामीण विकास में, खेती में, जैसे आप देखिए, आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट बता देती है इस साल इतने एकड़ में गेहूं बोया गया, इस साल इतने एकड़ में अनाज आया, इस साल इतने टन प्रोडक्शन होने की संभावना है। तो ये सब कैसे पता चल रहा है? ये सब सैटेलाइट की मदद से पता चल रहा है। सैटेलाइट को ये पता है कि गेहूं की पैदावार किस तरीके की होती है, कितने एरिया में है। तो सैटेलाइट खेतों को ऑब्जर्व करता है और उससे समझ में आता है कि ये गेहूं की फसल है, कि ये सोयाबीन की फसल है, कि ये कपास है, और उससे एक आंकड़ा कैलकुलेट किया जाता है कि इस साल इतना प्रोडक्शन होने की संभावना है। फिर अगर कोई तूफान आ रहा है, कुछ बारिश हो जा रही है कहीं पे, तो गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि हाँ, इतना एरिया खराब हो चुका है, हमें इतना मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशन हमारी ये जो सैटेलाइट है इनकी मदद से संभव हो पाई है। पहले इनको कैलकुलेट कर पाना कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मुआवजा देना है, ये सब बहुत कठिन था। अभी जैसे आप लोग सुन रहे हो कि एक तूफान आ रहा है, अंबाव तूफान आ रहा है, तो ये अंबाव तूफान है, इसके बारे में कैसे पता चल रहा है? इन्हीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की हेल्प से पता चल रहा है। तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास अब ये तूफान कहाँ तक पहुंचा, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इससे क्या होगा, हम पहले से वो एरिया खाली करवा लेंगे। समुद्र में ओशियन सेट का आपने नाम सुना होगा कि समुद्र में जो भी संसाधन प्रेजेंट है उनके रिसर्च के लिए ओशियन सेट सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको शायद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब और उनका यूज समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में मेनली यही पूछा जाता है कि कौन कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। तो देखिए, एमी सेट हो गया, रिसोर्स सेट हो गया, IRS हो गया, कार्टो सेट हो गया, ये सब कैसे हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते क्या हैं? तो लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रेजेंट हैं उनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं, जिनको हम दूर संवेदन उपग्रह बोलते हैं। काम क्या है? तो दूर संवेदन करना या फोटो खींचना या खनिजों के बारे में रिसर्च करना, ये सब इनके काम है। और इनकी कमियां क्या है? अब हम इसकी कमियों के बारे में पता करते हैं कि इसकी कमी क्या है। तो देखिए, कमी है इसकी कि ये इनकी बहुत फास्ट ये अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रह के रिसर्च कर सकते, इनको बार बार पोजीशन चेंज करती रहनी पड़ती है। दूसरा, छोटे से एरिया को कवर करने के लिए भी ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट लगती है, क्योंकि सैटेलाइट जितनी पास होगी उतना कम एरिया कवर करेगी, जितने दूर होगी उतना ज्यादा एरिया कवर करेगी। जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट है यहाँ पे वो इतना एरिया कवर कर रही है, वही एक सैटेलाइट है यहाँ पे जो कि इतना ही एरिया कवर कर रही है। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट होती हैं वो कम एरिया कवर करती हैं,
और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट होती हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की या लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट की ये प्रॉब्लम होती है कि एक बड़े एरिया कवर करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं। दूसरी चीज़, ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड एक दिन में हो सकता है 20-20 बार राउंड मार दे रही है अर्थ का, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करती है। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम से आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा। जैसे ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन कर रही है इस एरिया का। अब ये तो देखने में बहुत छोटा एरिया, बड़ा छोटा लग रहा है, पर ये बहुत बड़ा एरिया है। ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए डायग्राम दे दिया गया है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये लाइट है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई फ्लैश लाइट चमकती है आपके मोबाइल की जैसे तो वो कैमरे से, नहीं, यहाँ से ये जो एरिया है, जैसे आप देख रहे हैं ये लैंड है, तो ये भी कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है। ये फॉरेस्ट है, ये भी कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। और यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स के, इंफ्रारेड लाइट के सिग्नल्स लगे हुए हैं, यूवी के लाइट से। तो यहाँ से जो भी रेडिएशन आ रहा है उनको ये ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद खुद एक इमेज क्रिएट करते हैं। बहुत सारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट जो लगे हैं उनकी हेल्प से इमेज क्रिएट करते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि कितने एरिया में फॉरेस्ट है, कितने एरिया में लैंड है, कितने एरिया में सूखा पड़ा हुआ है, कितने एरिया में पानी है। तो ये इमेज क्रिएट की जाती है इनके थ्रू खुद से। क्लियर? तो ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा किस टाइप से अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अभी देखिए ये हमारे कुछ सैटेलाइट्स हैं। देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कार्टोसेट 3, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, कार्टोसेट 3। कार्टोसेट 3 ही वो सैटेलाइट है जिसने होलकर स्टेडियम की फोटो खींचकर भेजी थी। आपको हो सकता है एमपीपीएससी में पूछ भी सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास रीसेट है, ये हाइसिस है। हाइसिस के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे, कार्टोसेट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर कार्टोसेट 2 की सीरीज, अब देखिए कार्टोसेट 2 की एक पूरी सीरीज है ये। कार्टोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट, कार्टोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट। फिर रिसोर्ससेट 2A बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइसिस, कार्टोसेट 3, रिसोर्ससेट 2A। फिर कार्टोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट सरल, मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स जो सैटेलाइट है ये भारत और फ्रांस का जॉइंट वेंचर है। फिर देखिए रिसोर्स सेट, वो जो हमने रिसोर्स सेट देखा था वो रिसोर्स सेट 2A था। ये रिसोर्स सेट 1 है, 2011 में जो लॉन्च हुआ था। फिर ओशियन सेट 2, इससे पहले हमने एक और ओशियन सेट सैटेलाइट लॉन्च की है। टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कार्टोसेट 1। ये ओशियन सेट। जिन जिन सैटेलाइट्स में मैं राउंड कर रहा हूं वो सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये भास्कर, भास्कर सेकंड, भास्कर 1 ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल था। भास्कर 2 भी हमारा एक्सपेरिमेंटल था। ये देखिए रोहिणी सैटेलाइट, रोहिणी सैटेलाइट SLV-3D1 बहुत इंपॉर्टेंट है रोहिणी सैटेलाइट, क्योंकि SLV-3 के फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था उसकी मदद से रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो सक्सेसफुल लॉन्च था उसकी मदद से किया गया था। वैसे तो 1980 में SLV-3 का एक टेस्ट किया गया था पर वो फेल हो गया था। हमारे जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उनका फर्स्ट टेस्ट फेल ही है, सिर्फ GSLV Mark 3 का छोड़ दो। पर अगर आप GSLV ना जोड़ोगे तो उसमें भी हमारा फर्स्ट लॉन्च फेल है, पर GSLV Mark 3 का कोई भी लॉन्च फेल नहीं है। 4 हुए हैं, चारों के चारों सक्सेसफुल हैं। अब यहां पे आ जाता है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का मतलब होते हैं ऐसे सैटेलाइट जो स्पेस में जाके किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यूज किए गए हैं।
चाहे वो वायुमंडलीय अध्ययन हो, चाहे वो सुदूर संवेदन हो, चाहे वो कक्षा नियंत्रण हो, चाहे वो पुनः प्राप्ति प्रौद्योगिकी मतलब दोबारा रीयूज किया जा सके। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ हमारे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास यूथ सेट एप्पल और रोहिणी। देखिए ये सब के सब एक्सपेरिमेंटल है, किसी न किसी एक्सपेरिमेंट को कैरी किया इन्होंने, स्पेस में गए, पता किया कि हाँ किस टाइप के सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस टाइप से फंक्शन करेंगे, ताकि आगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया सकें। आर्यभट्ट लॉन्च किया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे हैं, जियो स्टेशनरी कैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जा सके। कुछ यूथ सेट एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, रशिया इसमें हमारा हेल्पर है, रशिया की हेल्प से हमने यूथ सेट सैटेलाइट डेवलप किया है। फिर देखिए, अब हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर तैयार करेंगे उसमें हम नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ,